हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको हम डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पढ़ाएंगे और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। कॉपी पेन रखिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम जो है रिवीजन करने के लिए आपके पास मटेरियल रहे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा तो हमारी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। अब हम डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जस्ट मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पढ़ाया था। अगर आप नए हैं चैनल पर हमारे और पिछली वीडियो आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नोट्स के साथ। ठीक है, और भाई ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट का मतलब क्या हुआ कि एलआर सर्किट में धारा की वृद्धि। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था। आपको पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि धारा का क्षय होना, मतलब एलआर सर्किट में धारा का क्षय। ठीक है, एलआर सर्किट में धारा का क्षय बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फिगर। ठीक है, ये यहाँ पर हम आपको पहले हिंदी में ही एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। हमने माना हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, कंसीडर इस सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट है। क्या है? एक सर्किट है। कंसीडर ए सर्किट। हमने माना हमारे पास एक सर्किट है विच कंटेनिंग ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस एल है, शामिल है। इन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर है ये। ठीक है, एंड ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ ई है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और या फिर इसे हम बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सा। ठीक है, कह दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि सर्किट है, सर्किट की बैटरी है ये। ईएमएफ ई, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कहते हैं, केवल बैटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ता है, थियोरी है ये। ठीक है, अगर आप थियोरी में नहीं लिखोगे सारी चीज़ें तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो फिगर में है सारी चीज़ें हमें थियोरी में लिखनी होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स में, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसीडर इस सर्किट, हमने माना हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एल और आर, मतलब एल कंटेनिंग ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक सेल्फ इंडक्टेंस एल है। ठीक है, एंड ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। ओके, एंड ए बैटरी, यहाँ पर ई हो गई, बैटरी ई है। ठीक है, ये फिर कह दीजिए कि बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ ई। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। ठीक है, आई होप कि आपको लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, फिगर अगर आपके माइंड में बना रहेगा तो आप 100% नहीं भूलेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये स्विच एस है, ये मिडिल में एस बना हुआ है ना, यहाँ पर ये हमारा जो एरो जा रहा है, ये एस जो है ये स्विच है। ठीक है,
और ये 1 पॉइंट है और ये यहाँ पर ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ करंट में हमने पिछली वीडियो में, फिर मैं एक पॉइंट बस थोड़ा सा बात करूँगा फिर यहाँ पर, कि पिछली वीडियो में हमने स्विच एस को 1 से ऐड किया था, तो यहाँ पर ये क्लोज्ड सर्किट बन गया था ये, जिसमें बैटरी इस ईएमएफ शामिल था। ठीक है, लेकिन डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में हम जहाँ पर स्विच एस को 1 से ना जोड़ करके, 1 से ना कनेक्ट करके स्विच एस को 1 से 2 पर 2 से जोड़ देते हैं, 1 से ना जोड़ करके स्विच एस को 2 से जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर एक सर्किट बन जाता है क्लोज्ड, लेकिन यहाँ पर कोई बैटरी ई नहीं रहता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है जो ईएमएफ अप्लाई किया गया है वो इस सर्किट में उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आई बात भाई? स्विच इसको 2 से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर ये जो क्लोज्ड सर्किट बना, यहाँ पर बैटरी ई शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है, जिससे यहाँ पर जो अप्लाई किया जाता है ईएमएफ वो सर्किट में जो है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ई का मान 0 हो जाता है। ओके, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द बैटरी ई में बी इंक्लूडेड इन और रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट बाय द हेल्प ऑफ स्विच एस। ठीक है, जो बैटरी ई है, ये बैटरी ई है, इसको हम स्विच एस से जोड़ देते हैं और स्विच एस से हटा भी देते हैं। तो यहाँ पर अब स्विच बैटरी ई को जो है ग्रोथ ऑफ करंट में जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर डीके ऑफ करंट है, तो स्विच यस को हम 2 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ बैटरी का जो है कनेक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर ईएमएफ जो अप्लाई किया जाता है इस सर्किट में, उसका मान ई का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन द स्विच एस इज थ्रोन ओवर टू पोजीशन 2 फ्रॉम पोजीशन 1, ओके, देन द ईएमएफ ई जो है अप्लाइड टू द सर्किट बिकम्स 0। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। The current in the circuit now decays from maximum value I0 to 0 का मतलब 0। इससे जो है सर्किट में धारा जो है क्या होता है, धारा का क्षय होने लगता है और वो अधिकतम मान I0 से 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो consequently the flux linked with the coil changes and an induced EMF is developed in the coil, which opposes the fall of the current in the circuit. Okay, परिणामतः यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है कॉइल से and changes and an induced EMF is developed in the coil, एंड यहाँ पर एक इंडस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल में डेवलप हो जाता है, जिससे विच अपोजेस द फॉल ऑफ द करंट इन द सर्किट, जिससे यहाँ पर सर्किट में धारा का धारा के गिरना जो है कि धारा के गिरने का विरोध करता है, धारा के क्षय होने का विरोध करता है। ठीक है, धारा के क्षय होने का विरोध करता है। ओके, जो यहाँ पर एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है उत्पन्न होता है यहाँ पर ईएमएफ। ठीक है, एक स्वप्रेरित मतलब इंडस्ड ईएमएफ है, जो सेल्फ इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ड जो है ईएमएफ है, वो विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होता है और डेवलप्ड होता है। ठीक है, कॉइल में, एंड विच अपोजेज द फॉल ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, जिससे जो कि धारा के क्षय होने का ये विरोध करता है यहाँ पर।
ठीक है, which opposes the fall of the current in the circuit. Okay, therefore the current takes some time. Therefore the current takes some time. Okay, अतः यहाँ पर जो है करंट टेक्स सम टाइम टू रीच इट्स जीरो वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कुछ समय के लिए, या फिर ठीक है ये कह दीजिए टू रीच इट्स जीरो वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू I0 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द करेंट, ओके, लेट ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द करंट I बी इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट t। ठीक है, जो धारा के क्षय होने के दौरान यहाँ पर जो I है, ठीक है, इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण t पर। ठीक है, धारा I का मान जो है किसी भी क्षण t पर क्या है, धारा का मान I है। ठीक है, क्षय होने के दौरान एज द इंडस्ड EMF इज -L di/dt होगा। ठीक है, जो इंडस्ड EMF होगा यहाँ पर -L di/dt होगा एंड देयर इज नो सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, यहाँ पर EMF का कोई सोर्स नहीं होगा या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E का मान 0 होगा। ओके, मतलब EMF का मान जो है यहाँ पर 0 होगा। E का मान मतलब बैटरी यहाँ पर कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, जब स्विच S को 2 से जैसे ही ऐड करा गया, फिगर में आप बैक करके देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर ठीक है बैटरी E डिसकनेक्टेड हो गया, अर्थात बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है उस परिपथ से, उस सर्किट से। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट से, तो यहाँ पर E का मान 0 हो जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है धारा के क्षय होने का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है, सॉरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई जो ग्रोथ ऑफ करंट था वहाँ पर बैटरी शामिल थी, तो वहाँ पर जो इंडस्ड EMF आया था, वैल्यू आई थी, वहाँ पर E-L di/dt के आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि E का मान वहाँ पर बैटरी शामिल थी ना, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, यहाँ पर डीके ऑफ करंट में कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा -L di/dt इज इक्वल टू RI के। ओके, ग्रोथ ऑफ करंट में देखेंगे तो E-L di/dt इज इक्वल टू RI के है, क्योंकि वहाँ पर E का मान E है, लेकिन यहाँ पर E का मान 0 है। ठीक है, तो इसलिए -L di/dt इज इक्वल टू RI के। ठीक है, अब हम इसको सरल तरीके से लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पर di/i करना है। ये I कैसे आया यहाँ पर, इधर मल्टीप्लाई में है I, राइट हैंड साइड में देखिए आप RI है, और RI में जो है I मल्टीप्लिकेट में है R के। ठीक है, तो I को अपान में ले आते हैं, तो di/i इज इक्वल टू इधर -L इंटू में, इधर अपान में आ जाएगा, तो -R/L, और इधर dt अपान में है तो इधर चला जाएगा RI की तरफ, इंटू में चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो -R/L dt के इस di/i इज इक्वल टू -R/L dt को समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम यहाँ पर। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेशन di/i इज इक्वल टू -R/L, बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, dt का इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो -R/L हमने इसको बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन di/i इज इक्वल टू -R/L इंटीग्रेशन dt के। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसका,
तो इंटीग्रेशन डी आई अपन आई का होगा लॉग बेस ई आई इज इक्वल टू माइनस आर अपान एल, तो माइनस आर अपान एल है, और इंटीग्रेशन डी टी का टी हो जाएगा। ओके, प्लस का सी जो कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस लॉग आई बेस ई इज इक्वल टू माइनस आर बटे एल इंटू टी प्लस सी को हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ पर हमें लिखना होगा कि भाई सी क्या है। ठीक है, तो लिख दिया हमने वेयर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप लोग ध्यान से समझते चलिए, जहाँ पर आपको ना समझ में आए आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं हमसे, कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आए आपको तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम टाइम लिखिएगा आप तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही लिखिएगा, कहीं पर गलत मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपने इंटीग्रेट किया और फिर उसके बाद कांस्टेंट सी लगाया और आपने लिखा नहीं कि सी क्या है यहाँ पर भाई, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको दिखाना पड़ेगा, भले ही आप ऐसे नोट्स बनाते चलें, आप ना लिखें, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते समय नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में 100% भूल जाएंगे आप लिखना। इसलिए आप नोट्स में सावधानीपूर्वक ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। ओके, नोट्स बनाते चलिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। ओके, तो यहाँ पर वेयर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पर लिख दिया गया कि सी क्या है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप लोग नोट भी करते चलिए साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 2 में देख लीजिए, आपको मैं दिखा दूँ 1 मिनट। यहाँ पर समीकरण 2 में एक पॉइंट बताना भूल गया, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये c का मान, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है ना ये, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के स्थान समीकरण 2 में, मतलब इक्वेशन सेकंड में c के स्थान पर हम यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, c की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। समीकरण 2 में यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू I0 समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, c इज इक्वल टू लॉग बेस ई I0 के। ठीक है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 रख दिया तो राइट टर्म जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, और राइट टर्म का c में के प्लस में जो है वो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और लॉग i बेस ई था, i के स्थान पर मैंने I0 रख दिया तो log I0 बेस ई हो गया। तो c का मान क्या मिला हमें, log I0 बेस ई के। ठीक है, तो c की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो इसको समीकरण हमने 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब समीकरण 2 और 3 से हमें क्या मिलता है आगे देखते हैं। c की वैल्यू हम log बेस ई I0 समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर log बेस ई आई इज इक्वल टू माइनस आर अपान एल इंटू टी के, प्लस का c के स्थान पर ये वैल्यू रख दी गई log बेस ई I0 जो आई है, मैंने जो सॉल्व किया है। ठीक है, जो यहाँ पर सॉल्व किया गया है वो वैल्यू यहाँ पर रख दी गई c के स्थान पर। ओके, तो आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, log बेस ई I0 प्लस में है और इधर लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर log i बेस ई माइनस का log I0 बेस ई के। ओके, इज इक्वल टू माइनस का आर अपान एल इंटू टी, इसको वैसे का वैसे उतार लिया गया। ठीक है, जैसे लिखा था, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, जहाँ पर ना समझ में आए आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, अटेंड करिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर log m माइनस log n का रूप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log बेस ई m बाई n के। ओके, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, log i बेस log i अपन I0 इज इक्वल टू माइनस का r अपन एल इंटू टी के। ओके, इसको हमने समीकरण 4 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम समीकरण 4 में एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों में। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड से हट जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगा ये पूरी वैल्यू।
ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में हम एंटी लॉग टेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग में जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाता है, तो I/I0 सिंपल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो राइट साइड में जितनी भी वैल्यू ये एक्सपोनेंशियल के पावर में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर I/I0 है तो I0 अपान में है, ठीक है, तो इधर जाएगा इंटू में चला जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल की तरफ जाएगा तो ये I0 इंटू में चला जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, I/I0 एक्सपोनेंशियल के -R/L इंटू टी के। ओके, इसको हमने समीकरण 5 नाम दे दिया। ठीक है, समीकरण 5 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लिख सकते हैं यहाँ पर या करके, या फिर जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि I/I0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -R/L इंटू टी के, तो ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, और ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 5 ये दोनों हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर जो ये समीकरण प्रदर्शित करता है समीकरण 5, यहाँ पर I/I0 एक्सपोनेंशियल -R/L इंटू टी के, ये समीकरण यहाँ पर विच शोज दैट द करंट इन द सर्किट डिकेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, यहाँ पर जो है ये समीकरण दिखाता है कि सर्किट में, ठीक है, धारा जो है डिकेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पर क्षय होता है धारा का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुटिंग टी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, लैम्डा टाइम कांस्टेंट है। इन इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 में हम टी के स्थान पर L/R रख देते हैं। टी के स्थान पर टी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 5 है ये, और इक्वेशन 5 में जो है ये इक्वेशन 5 है भाई, देख लीजिए इक्वेशन 5 है, और इक्वेशन 5 में टी के स्थान पर हम L/R रख देंगे ये वैल्यू। ठीक है, L/R रख देंगे तो यहाँ पर L से L कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और हमें बचेगा -1। ओके, पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने पुट किया टी की वैल्यू L/R जो कि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन 5 में रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, I/I0 एक्सपोनेंशियल -1। ओके, देन I इज इक्वल टू I0 अपन E के, E -1 है, अपान में लिखेंगे तो E प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल, मतलब E क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल का मान क्या होता है 2.718, तो I0 अपन 2.718 इज इक्वल टू, अगर इसको 2.718 को 1 को भाग देंगे तो हमें आएगा 0.368 वैल्यू। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.368 वैल्यू। ठीक है, इंटू I0 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा का जो मान है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर धारा के क्षय होने का जो मान, जो वैल्यू आ रही है, therefore टाइम कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू L/R ऑफ LR सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट फॉल्स। ओके, करंट फॉल्स टू 1/E टाइम्स अप्रोक्स 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के का जो है 1/E टाइम्स। ठीक है, क्या होता है, धारा गिरती है। ठीक है, LR सर्किट में। ठीक है, समझ गए ना। तो देयरफॉर टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट फॉल्स टू 1/E टाइम्स, ओके, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 5 को आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। इक्वेशन 5 ध्यान से समझिएगा भाई। इक्वेशन 5 ये I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल -R/L इंटू टी के है। तो यहाँ पर हम समीकरण 5 का जो है टी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 5 का जैसे ही हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, आ जाता है हमें di/dt इज इक्वल टू -I0 R/L इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का R/L इंटू टी के। ओके, इसको हमने समीकरण 6 बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सपोनेंशियल -R/L इंटू टी के समीकरण 5 से ही हम
एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपान एल इंटू टी के स्थान पर आई अपान आई जीरो रख सकते हैं, आप बाय करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 5.6 से हमें क्या प्राप्त होता है, डी आई अपान डी टी के ये है ही है, इज इक्वल टू माइनस आई जीरो है, आर बटे एल है, ठीक है, इंटू में, और एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, आई अपन आई जीरो। ठीक है, समीकरण 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर आई जीरो से आई जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा हमारे पास, माइनस आर अपान एल इंटू आई के। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है डी आई बाई डी टी क्या है भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस आर अपान एल के आ रहा है, जो यहाँ पर वो क्या है, द रेट ऑफ डीके ऑफ करेंट है। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर अपान एल इंटू आई है, ये द रेट ऑफ डीके ऑफ करेंट है। ठीक है, धारा के क्षय होने की दर है। ठीक है, दस ग्रेटर द वैल्यू आर बाई एल और स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, द मोर रैपिडली डज द करंट डाइज अवे इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पर जो है, जो ये परिपथ में, इस सर्किट में जो है धारा का क्षय जो चर घातांकी है। ठीक है, समय और धारा के बीच जो टाइम और करंट के बीच जो है, यहाँ पर हम आपको ग्राफ भी दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आर बाई एल का मान जो है, आर बाई एल का मान जितना अधिक होगा, दस ग्रेटर द वैल्यू आर बाई एल। ओके, यहाँ पर आर बाई एल का मान जितना अधिक होगा और स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। ठीक है, अथवा जो काल है, जो टाइम कांस्टेंट है एल बाई आर। ठीक है, एल बाई आर का मान जितना कम होगा, स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। ओके, धारा का क्षय, ओके, धारा का क्षय जो है उतनी ही शीघ्रता से होगा। ओके, रैपिडली। ओके, द मोर रैपिडली डज द करंट डाइज अवे इन द सर्किट। ओके, अर्थात आर बाई एल जो है, द ग्रेटर द वैल्यू आर बाई एल और स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, द मोर रैपिडली डज द करंट डाइज अवे इन द सर्किट। यहाँ पर अर्थात इससे स्पष्ट यहाँ पे क्या हुआ कि आर बाई एल का मान जितना अधिक होगा, अथवा काल का मान, जो टाइम कांस्टेंट का मान एल बाई आर है, एल बाई आर का मान जितना कम होगा, धारा का क्षय उतना ही शीघ्रता से होगा। ओके, अब हम आपको फिगर दिखा देते हैं इसका। यहाँ पर देख लीजिए आप ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर टाइम और धारा मतलब करंट, ओके, करंट और टाइम के बीच जो है ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समय और धारा के बीच जो भी चित्र दिखाया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये करंट आई है और ये टाइम टी है, मतलब समय टी है। ठीक है, तो करंट आई और टी के बीच जो है ये ग्राफ बनाया गया है, फिगर बनाया गया है। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये डीके ऑफ करंट है। ठीक है, क्या है, डीके ऑफ करंट मतलब धारा का क्षय हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई जीरो क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, धारा का अधिकतम मान है आई जीरो। ठीक है, और ये जो है अधिकतम मान से जो है जीरो की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पर डीके ऑफ करंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डीके ऑफ करंट हुआ, जो कि डीके ऑफ करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, फिगर भी बनाते चलिए साथ में, और कैलकुलेशन को समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने के लिए जो है आपके पास मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर सकें अच्छे से और पेपर में, एग्ज़ाम में अच्छा आंसर लिख सकें। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है डीके ऑफ करंट
इन LR सर्किट समझ में आ गया होगा। और इसको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपको तैयार हो जाएगा और आपके धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। और डीके ऑफ करंट आप तैयार रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेशंस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आगे मिलेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप तैयार करते चलिए।